तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम अमानतुल्लाह के घर सुबह करीब 7 बजे रेड के लिए पहुंची थी। ईडी की टीम ने दिल्ली वक्फ बोर्ड केस में अमानतुल्लाह के घर पर रेड की थी। उन पर आय से ज्यादा संपत्ति का आरोप है। हालांकि अमानतुल्लाह ने खुद को बेकसूर बताया है। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला किया, जबकि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारियों की पार्टी बताया। अमानतुल्लाह खान को ईडी ने इस मामले में करीब 10 बार समन भेजे थे, लेकिन वो सिर्फ एक बार ही पूछताछ में शामिल हुए थे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ईडी की इस कार्रवाई को गुंडागर्दी बताया है। उन्होंने कहा कि वो झुकेंगे नहीं, आम आदमी पार्टी लड़ती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है, आम आदमी पार्टी को खत्म करना। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, 17 महीने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, मुझे 6 महीने जेल में रखा, सत्येंद्र जैन को जेल में रखा है। और जब ठीक चुनाव करीब आ गया तो अमानतुल्लाह को आज पकड़ के जेल में डाल दिया गया, क्योंकि अब जमानत हो रही है एक के बाद एक। और अब अरविंद केजरीवाल जी को भी जमानत मिलने वाली है, वो भी बाहर आने वाले हैं। तो कोई ना कोई खबर चाहिए, तो अमानतुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया। निराधार बेबुनियाद कोई मामला नहीं अमानतुल्लाह के खिलाफ। तो संवाददाता शंकर आनंद इस बारे में ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं, देखिए। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह को जिस तरह से गिरफ्तार किया, हालांकि आज सुबह में जिस तरह से अमानतुल्लाह खान के घर के अंदर और उनके आसपास में जिस तरह से कई हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, क्योंकि जांच एजेंसी की टीम सुबह में 6 बजे के लगभग में जब अमानतुल्लाह के घर पे पहुंची तो उस वक्त में अमानतुल्लाह खान दरवाजा खोलने से इनकार कर दिए। और जिस तरह से जांच एजेंसी को बकायदा उनको कह रहे थे कि वो दरवाजा नहीं खोलेंगे, पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि हालांकि वो अपनी परिवार के रिश्तेदार की जो तबीयत खराब होने का हवाला दे रहे थे, इस मामले में वो पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेना चाह रहे थे। लेकिन ईडी के द्वारा उन्हें सम्मन दिखाया गया कि आपको पूछताछ और इसके साथ साथ जो तफ्तीश की प्रक्रिया है उसमें आपको हिस्सा लेना है। काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार जांच एजेंसी ईडी की टीम अमानतुल्लाह खान के घर के अंदर प्रवेश की और प्रवेश करने के बाद थोड़ी देर बाद पूछताछ के बाद तकरीबन 12 बजे के लगभग में उसे अपने साथ लेकर ईडी मुख्यालय आई और जहां पर औपचारिक तौर पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। और अगर बात करते हैं इस मामले की, अगर बात करते हैं तो ये मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा मामला है और ये मामला सबसे पहले साल 2016 में सामने आया था। साल 2016 की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस के द्वारा जिस तरह से बाकायदा इस मामले में तफ्तीश की गई थी, जो एंटी करप्शन ब्रांच है उसके द्वारा एक सबसे पहले केस रजिस्टर किया गया था। और दिल्ली वक्फ बोर्ड में किस तरह से तकरीबन उस वक्त में जो फर्जीवाड़े की अगर बात करें तो 100 करोड़ से ज्यादा का फर्जीवाड़ा मामला सामने आया था। जिस तरह से वक्फ बोर्ड की जो जमीन है लीज पर देने का जो मामला आया था सामने, उस मामले में फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था। इसके साथ ही जब इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया गया तो पता चला कि तकरीबन 32 से ज्यादा ऐसे एम्प्लॉय जो हैं, जो इसे कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है, उस मामले में भी एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को अंजाम दिया गया है। राज्यों में हो रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी होने पर भी किसी का घर नहीं गिराया जा सकता। जमीयत उलेमाए हिंद ने बुलडोजर एक्शन के जरिए अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया है, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि किसी के आरोपी होने पर उनका घर कैसे गिराया जा सकता है। तो इस खबर पर डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? देखिए, पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ऐसी कई सारी घटनाएं आई हैं जहां पर कि बुलडोजर के जरिए एक्शन लिया गया, जहां पर व्यक्ति किसी और के ऊपर आरोप लगा था या फिर वो अपराधी साबित नहीं भी हुआ था, तब भी बुलडोजर ने वहां पर उनके घरों के ऊपर एक्शन लिया और कार्रवाई की। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि जो माइनॉरिटीज है उनको इसको लेकर के निशाना बनाया जा रहा है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं है, हम जो म्युनिसिपल के कानून है उसी का ही पालन करते हैं। जो कि इलीगल घर होते हैं उनके ऊपर ही एक्शन यहाँ पर होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें नहीं लगता कि ऐसा हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें एक्शन लिए जाने की हमको जरूरत लगती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इसके लिए कोई ना कोई गाइडलाइन जरूर जारी करेंगे।
आप दोनों पक्ष आपस में बैठ करके बातचीत कीजिए और अगली सुनवाई तक हमें बताइए कि इसमें किस तरह की गाइडलाइंस हम लेकर के आ सकते हैं। तो 17 सितंबर को इस मामले की दोबारा से सुप्रीम कोर्ट हियरिंग करेगा। तब सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के यूनिफॉर्म गाइडलाइंस लेकर के आ सकता है कि किस तरह के क्योंकि खासतौर पे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी है या दोषी है, उस मामले में भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। तो अगली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट किसी तरह के दिशा निर्देश जारी कर सकता है। तो असीम, आप हमारे साथ बने रहे, एक और खबर पर आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता देते हैं मार्केट अपडेट। बाजार में बुल की रिकॉर्ड रैली जारी है। आज के बाजार में सेंसेक्स निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 194 पॉइंट चढ़कर 82,560 पर बंद हुआ। तो वहीं लगातार 13वें दिन बढ़त पर बंद होते हुए निफ्टी ने 25,279 का रिकॉर्ड स्कोर छुआ। और हालांकि आज मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दबाव दिखा, वहीं फार्मा, पीएसई, मेटल इंडेक्स भी थोड़े प्रेशर में दिखाई दिए। पर एफएमसीजी, आईटी, तेल गैस में जो तेजी रही उसने बाजार की रैली को बरकरार रखने में मदद की। इस बाजार में गलतियां होने की आशंका ज्यादा है, ये कहना है इकीगई एसेट मैनेजर के फाउंडर एंड सीईओ पंकज टिब्रेवाल का। इसी के साथ पंकज टिब्रेवाल ने यह भी कहा कि शेयर के भाव कंपनी के नतीजों पर निर्भर करते हैं। इस मार्केट में गलतियां होने की संभावना ज्यादा है एंड अगर मैं 3 भागों को मार्केट में डिवाइड करूं जिसका हमेशा त्रिवेणी संगम होता है, एक होता है फंडामेंटल, एक होता है फ्लो और एक होता है सेंटिमेंट। फंडामेंटली अगर आप देखें तो जो मार्केट में रैली आई उसे अब हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है। साइंस में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम दिख रहा है वो एनआईएम्स मार्जिन्स का दिख रहा है और ये एक बहुत बड़ा कॉन्ड्रम चल रहा है कि डिपॉजिट ग्रोथ बैंकिंग सिस्टम में क्यों नहीं आ रहा है और लाइबिलिटी साइड में हर बैंक चाहे वो बड़े हो या छोटे हो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी मार्जिन में प्रेशर है और प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल नॉर्मलाइज हो रहा है। गुजरात की सरकारी कंपनियों ने कारोबार रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान किया है। जीएसपीसी और जीएसपीएल का गुजरात गैस में मर्जर होगा। डिटेल्स दे रहे हैं निमेश शाह। ये जो वीकेंड में जो अनाउंसमेंट आया था कि रिस्ट्रक्चरिंग होगा पूरे गुजरात के गैस कंपनीज में जिसमें मर्जर और डीमर्जर होगा, एसेंशियली ये रीज़न था टू होल्डिंग कंपनी को सिंप्लीफाई करने के लिए एंड टू वैल्यू अनलॉक करने के लिए इन ये सब कंपनीज में। सो अगर आप देखोगे अनाउंसमेंट क्या थी, उन्होंने बोला है कि अभी रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे और जीएसपीसी जो अनलिस्टेड है वो गुजरात गैस में मर्ज होगा। पहले तो गुजरात गैस और जीएसपीसी और गुजरात जीएसपीएल दोनों को गुजरात गैस में मर्ज किया जाएगा और उसके बाद जीटीएल को हटा के डीमर्ज करके उसको अलग से लिस्ट किया जाएगा। पहले है कि गुजरात जीएसपीसी को मर्ज करेंगे गुजरात गैस में। रेशियो अनाउंस हो चुका था कि तुम्हारे पास अगर 10 शेयर है जीएसपीसी के तो तुमको 305 शेयर गुजरात गैस के मिलेंगे। सिमिलर तो वो अनलिस्टेड कंपनी है। दूसरा जो कंपनी था तो वो था जीएसपीएल भी मर्ज हो जाएगा गुजरात गैस के अंदर। तुम्हारे पास अगर 10 शेयर है तो तुमको सामने 3 शेयर 13 शेयर जीएसपीएल के मिलेंगे। तो ये 2 रेशोज थे। इसके बाद जो मर्जर एंटिटी है उसमें से जो ट्रेडिंग बिजनेस है जीटीएल उसको निकाल के बाहर करके अलग से डीमर्ज करके लिस्ट करेंगे और वहाँ आपको 1 शेयर मिलेगा जीटीएल का अगर आपके पास 3 शेयर है गुजरात गैस के। तो ये एक पूरा रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है इन तीनों कंपनीज में। इसका मेन रीज़न था कि जो स्ट्रक्चर है उसको काफ़ी सारा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अभी अगर आप देखिए कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर क्या है, गुजरात गवर्नमेंट ओन करता है 56% इन जीएसपीसी जो अभी अनलिस्टेड है। उसके बाद जीएसपीसी ओन करता है 37% जीएसपीएल में और जीएसपीएल आगे जाके ओन करता है 54% में गुजरात गैस में। तो ये अभी का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था। जो अनाउंस किया है मर्जर उसके बाद सिंप्लीफाई स्ट्रक्चर हो जाएगा। 2 कंपनी रह जाएगी, एक हो जाएगी गुजरात गैस जिसके अंदर तुम्हारा ट्रेडिंग बिजनेस ईएनपी बिजनेस और जो इन्वेस्टमेंट्स है वो एक गुजरात गैस के अंदर आ जाएंगे। दूसरा जो बिजनेस है जो लिस्ट होगा दैट विल बी जीटीएल, जो ट्रांसमिशन बिजनेस है इस ग्रुप का वो जीटीएल के अंदर चला जाएगा और उसके जो रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स है वो जीटीएल में आ जाएंगे। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा। आफ्टर रिस्ट्रक्चरिंग 2 बिजनेस रह जाएंगे। लोग ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं, ब्रोकरेजेस लार्जली बुलिश है गुजरात गैस पे। एंटी का एक रिपोर्ट था, उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ा के 726 कर दिया है। उनको लगता है कि ये बहुत ईपीएस एक्रेटिव है एंड इट्स अ वेल थॉट मर्जर अमंग ऑल द ग्रुप कंपनीज। इवन एक्वेरियस ने आज नोट लिखा था, इवन उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड किया टू ऐड और उनका टारगेट प्राइस है 667। उनको भी लगता है कि फर्स्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग
ये एक ईपीएस एग्रेटिव डील है फॉर गुजरात गैस। हाँ, यू नो एट द सेम टाइम कुछ ब्रोकर्स थोड़े नेगेटिव भी है। सो जेफरीज है, उनको अभी भी लगता है कि ये मर्जर तो ठीक है, पॉजिटिव है, बट यू नो गैस ट्रेडिंग मार्जिन में इम्पैक्ट आएगा इन द वेरी शॉर्ट टर्म, और उसके वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा। और प्लस जीएसपीएल में भी उनका एक व्यू था कि ऑलरेडी स्टॉक जो इतना मूव हो चुका है, तो जो डिस्काउंट है वो नैरो हो चुका है, तो उसमें और ज़्यादा अपसाइड नहीं है। तो ब्रॉडली मोस्ट ब्रोकरेजेस बुलिश ही है, बट इसके दो रीजन से ये डील करने के लिए, ये स्ट्रक्चरिंग करने के लिए, एक होल्डिंग कंपनी को सिंप्लीफाई करना था और वैल्यू अनलॉक करना था जीएसपीएल में। तो ये दोनों आई थिंक आज इस डील से अचीव हो रहे हैं। कैबिनेट ने किसानों को तोहफा दिया है। आज कैबिनेट ने किसानों से जुड़े 8 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने मुंबई से इंदौर रेलवे लाइन बिछाने और गुजरात में एक नया सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने को भी हरी झंडी दे दी है। आईएनबी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 2817 करोड़ की लागत से सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन शुरू करने जा रही है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन बेसिकली जो डीपीआई का स्ट्रक्चर है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर है, उसी आधार पे एग्रीकल्चर के लिए इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट्स हुए हैं, बहुत अच्छी सक्सेस मिली है। उसके आधार पे आज डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2817 करोड़ रुपीस की टोटल इन्वेस्टमेंट से ये बनेगा। सरकार 100% एथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा देगी। आज इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार 2025 तक पेट्रोल में 25% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर लेगी। सरकार ऑटो कंपनियों के साथ मिलकर इस पर काम कर रही है। पेट्रोलियम मंत्री ने एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं, समझते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं, एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर सरकार का रोड मैप क्या है? बिल्कुल, देखिए, जो यहाँ पर बायोफ्यूल को लेकर एक कार्यक्रम था, उसमें पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यही कहा कि हमारी कंपनियों से बातचीत चल रही है और हम चाहते हैं कि देश में जो 100% एथेनॉल से चलने वाले गाड़ियां बने, उनके इंजन्स बने, और कई सारी कंपनियां जो कि ऑलरेडी 75% 85% जो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल या डीजल होते हैं, उन पे गाड़ियां बनाने के और एक्सपोर्ट करती हैं, एक्सपोर्ट के लिए करती हैं। लेकिन क्या वो इंडिया में ऐसी गाड़ियां नहीं बना सकती जहां पर 100% एथेनॉल से गाड़ियां चल सकें? तो इस बारे में उनकी बातचीत हुई है और उन्होंने कहा कि हमने 400 ऐसे पेट्रोल पंप रिटेल में देश में खोल दिए हैं जहां पर E100 यानी कि 100% एथेनॉल वाले जो ब्लेंडेड पेट्रोल मिल रहे हैं। तो ये उनका टारगेट था, और उन्होंने ये भी बताया कि जो हमने एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा हुआ है वो 2025 तक E20 यानी कि 20% ब्लेंडिंग वाली का हमने टारगेट अचीव करेंगे, ये हमें उन्हें पूरा विश्वास है। तो कुल मिलाकर एथेनॉल को लेकर सरकार का फोकस साफ है। एथेनॉल ब्लेंडिंग, साथ ही साथ बायोफ्यूल, बायोडीजल और जो तरह तरह के सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की बात हो रही है, उसको सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है। और इसे लेकर जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री नितिन गडकरी थे, वो भी इस कार्यक्रम में थे शामिल, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि टाटा, टोयोटा और जो टीवीएस जैसी कंपनियां हैं वो इस तरह के फ्लैक्स फ्यूल बनाने में सक्षम है। वो भी इस फ्लैक्स फ्यूल इंजन को लेकर तैयार है, और सिर्फ वो ये चाहते हैं कि जो फ्लैक्स फ्यूल पे जीएसटी की दर है उसको कम किया जाए, 12% किया जाए। तो इस तरह की डिमांड चल रही है इंडस्ट्री की तरफ से, सरकार की तरफ से भी, और सरकार का पूरा फोकस एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर है और खासतौर से 100% ब्लेंडिंग की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स के मंच से कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल ने डेवलपर्स को एक अहम सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि स्लम रीडेवलपमेंट और रेंटल की परेशानी को सुलझाने के लिए इंडस्ट्री नए सिरे से विचार करे और सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी। आप सबका सहयोग मिले, हम कुछ स्मॉलर ग्रुप्स में आप भी इसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, राउंड टेबल करके कुछ आइडियाज निकालें कि जो लटके अटके पटके पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनका क्या कर सकते हैं, नए प्रोजेक्ट्स को स्पीड अप करने के लिए क्या करें, स्लम ड्वेलर्स में जो आशंकाएं रहती हैं उसमें से कोई सोल्यूशन निकल सकता है। अब रेरा ने कहा 2 साल का रेंट आप एडवांस में दोगे, मैं समझता हूँ ये सोल्यूशन से स्मार्टर सोल्यूशन आ सकते हैं। यहाँ फाइनेंस के लोग भी होंगे शायद, हम क्या रिवॉल्विंग फंड बना सकते हैं एज एन इंडस्ट्री ग्रुप जो गारंटी करे कि अगर कोई डिफॉल्ट करेगा तो इस फंड में से हम उसको पैसा देंगे।
और फिर वो प्रोजेक्ट ये फंड टेक ओवर करके आगे डेवलप जल्दी करे। नहीं तो लोग मेरे क्षेत्र में भी 8-8 साल से बेघर है, रेंट भी नहीं मिल रहा है। सो कॉल्ड बिल्डर, अच्छे बिल्डर्स आज कहाँ भाग गए, मिलते ही नहीं है। तो ऐसी चीजों से अपनी इंडस्ट्री की बदनामी होती है। बिल्कुल। अगर हम मिलके काम करें तो अवश्य अच्छे स्मार्ट सॉल्यूशंस आ सकते हैं जो आपके क्षेत्र, आपके सेक्टर को भी अच्छे होंगे और देश हित और जनहित में भी होंगे। इस साल के आखिर तक आप स्लीपर वंदे भारत का सफर कर पाएंगे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक आधुनिक सुविधाओं से लैस स्लीपर वंदे भारत का किराया मौजूदा राजधानी ट्रेन के मुकाबले 7 से 10% ज्यादा हो सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। बाहर से ये ट्रेन आपको नॉर्मल वंदे भारत जैसी दिखेगी, लेकिन इस ट्रेन के अंदर कमाल का इंटीरियर डिजाइन किया गया है। सबसे बड़ी खासियत है कि यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इन स्लीपर बर्थ्स को कुशन और कॉम्पैक्ट बनाया गया है। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस इस ट्रेन के फर्स्ट एसी में नहाने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था भी होगी। वहीं इस ट्रेन में USB चार्जिंग पॉइंट और इंटीग्रेटेड रीडिंग लाइट जैसी फैसिलिटीज भी मिलेंगी। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज से लैस स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को 1000 किलोमीटर से लेकर 1200 किलोमीटर की लंबी दूरी वाले रूट्स के लिए डिजाइन किया गया है। तो प्रोटोटाइप बनकर तैयार है और रेलवे बोर्ड में इस बात पर मंथन किया जा रहा है कि स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का किराया कितना तय किया जाना चाहिए। तो सूत्रों से मिल रही एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस ट्रेन का किराया मौजूदा राजधानी ट्रेन से 7 से 10% तक ज्यादा तय किया जा सकता है। आपको बता दें कि स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये ट्रेन कवच से भी लैस है। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्लीपर वंदे भारत कोच का मुआयना किया और इसके ट्रायल रन शुरू होने की जानकारी दी। अगले 15 से 20 दिन ट्रायल रन जारी रहेगा। फिर कमिश्नर रेलवे सेफ्टी की क्लियरेंस मिलने के बाद स्लीपर वंदे भारत को पटरी पर उतारा जाएगा। दीपाली नंदा, दिल्ली। दिसंबर में राजस्थान सरकार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि अब तक 4.5 लाख करोड़ के MOU साइन किए जा चुके हैं। कई कंपनियों के साथ में लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए के MOU यहाँ हुए हैं जी। इसमें ऊर्जा के क्षेत्र में है, कुछ ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में है, कुछ सोलर पंप के क्षेत्र में है, विभिन्न क्षेत्रों में ये हुआ है। बट इसमें से जो आपने सेक्टर्स की बात की है, कंपनीज जो आए हुए हैं जिनसे आपने साइन किए, थोड़े जो बड़े नाम हैं आप हमसे शेयर कर पाएंगे? लगभग 8 कंपनी हमारे आज यहाँ आई हैं और उनके साथ आज हुआ है। GSW है, अडानी ग्रुप है और 2-3 ग्रुप हैं जिनके साथ ये हुआ है जी। वेदांता है जी, बढ़िया। और आपने जैसे मेंशन किया था कि सीमेंट है, सोलार भी है जो इन सेक्टर्स, लेकिन आपका फोकस सेक्टर्स आपके क्या है? जिस सेक्टर्स में ये कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें आपको सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हो आप? देखिए, राजस्थान में बहुत बड़ी संभावना है, चाहे सोलर के क्षेत्र में हो, क्योंकि हमारे पास ज़मीन भी है जी और सूर्य भगवान की कृपा भी है जी। हमारे पास मिनरल्स हैं, तो सीमेंट के क्षेत्र में, अन्य कई क्षेत्रों में संभावनाएं हैं, तो वहाँ पर्यटन के क्षेत्र में भी काफ़ी संभावनाएं हैं, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी काफ़ी संभावना है, तो टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी संभावना है। और जो कंपनीज आना चाहेंगे, आप गवर्नमेंट के तरफ से फिस्कल इंसेंटिव्स क्या ऑफर कर रहे हो कि राजस्थान एज अ स्टेट काफ़ी अट्रैक्टिव लगे कंपनीज के लिए? देखिए, उनको हमने कहा है वो हमसे क्या सुविधा चाहते हैं, उनकी हमसे अपेक्षा क्या है।
जी। पहले हम ये तो उनसे पूछ रहे हैं और हमने कहा है कि जो एक स्टेट को इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जो सुविधाएं देनी चाहिए, हम सोच रहे हैं कि हर कोई भी स्टेट इस तरह की होगी, उससे ज़्यादा हम उनको काम करेंगे। और उनको सबसे बड़ी जो परेशानी होती है वो समय सीमा की होती है जी। और हमने कहा है कि आप जितनी जल्दी चाहोगे उतनी जल्दी हम भी करेंगे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। दोनों राज्यों में अब तक बारिश की वजह से 24 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 2 दिनों में हुई बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। दोनों राज्यों में नदियां उफान पर हैं। शहरों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं, कारें पानी में डूब चुकी हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। यातायात भी ठप पड़ा है। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और 54 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। दोनों राज्यों में राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ की 26 टीमें तैनात की गई हैं। केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों की सरकार से हर संभव मदद की बातचीत की है। इधर गुजरात में बारिश से थोड़ी राहत मिली थी, मगर अब फिर से मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दे दी है। आईएमडी ने आने वाले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। तो चलिए, फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज IC-814 विवादों में घिर गई है। नेटफ्लिक्स की कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने तलब किया है और विवाद पर स्पष्टीकरण मांगा है। 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई IC-814 सीरीज कंधार विमान हाईजैक पर बेस्ड है और इसे अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट किया है। सीरीज में आतंकवादियों के नाम बदलने पर विवाद खड़ा हुआ है। दरअसल सीरीज में 2 आतंकवादियों को मुस्लिम की जगह हिंदू के नाम से दिखाया गया है। का कोड नेम भोला और शंकर रखा गया है। अब नेटफ्लिक्स मंत्रालय के सामने अपना पक्ष रखेगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के 35 गांव के लोग आदमखोर भेड़ियों के खौफ में रह रहे हैं। इन गांवों में लोग रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं और घरों की रखवाली कर रहे हैं। वन विभाग ने अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है, लेकिन अब भी 2 भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। रविवार देर रात भेड़ियों के हमले में 2 साल की बच्ची की मौत हो गई। आदमखोर भेड़िए ने बच्ची पर हमला कर दिया। वन विभाग की घेराबंदी तोड़कर भेड़िए ने यह हमला किया। अब तक भेड़िए के हमले में 7 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के सीएम योगी ने अफसरों को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। तो चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। डायबिटीज के बारे में जब भी बात होती है तो अक्सर लोग टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज का जिक्र करते हैं, लेकिन क्या आपने 1.5 डायबिटीज के बारे में सुना है? शायद नहीं। तो क्या है डायबिटीज 1.5 और क्यों हो रही है, इसकी चर्चा देखिए कंज्यूमर अड्डा में आज शाम 5:57 पर।